साल 1978 मई का महीना। इराक के किसी होटल में बिस्तर पर लेटे हुए राजा रमन्ना अचानक से उठ खड़े होते हैं। घड़ी में 1 बजा है और नींद आंखों से गायब। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण के सूत्रधार रहे राजा रमन्ना सद्दाम हुसैन के मेहमान हैं। पिछले 1 हफ्ते में उन्हें पूरा राजकीय सम्मान भी मिला है। इस दौरान उन्हें तुवैथा स्थित न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा भी करवाया गया। उस रोज रमन्ना के दौरे का आखिरी दिन था जब सद्दाम ने उनसे एक आखिरी मुलाकात का बुलावा भेजा। दोनों सद्दाम के ऑफिस में बैठे थे जब सद्दाम ने रमन्ना के सामने एक ऐसी पेशकश रखी जिसने रमन्ना की नींद उड़ा दी। सद्दाम ने उनसे कहा कि तुम अपने देश के लिए जो कर सकते थे कर चुके, अब वापस मत जाओ, यहाँ रहो और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम संभालो, पैसा जो चाहे तुमको मिलेगा। अपने विरोधियों को निपटाने के लिए सद्दाम कुख्यात थे, इसीलिए रमन्ना को डर था कि कहीं अगर वो न कह दें तो जाने क्या हश्र हो जाए उनका। रमन्ना इसके बाद कुछ वक्त की मोहलत लेते हैं और वापस अपने होटल आते हैं। रात भर जागे रहने के बाद अगली सुबह रमन्ना ने पहली फ्लाइट पकड़ी और भारत आ गए। 1974 में पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद रमन्ना का नाम दुनिया भर में पसर चुका था, प्रसिद्ध हो गए थे। ये वो दौर था जब परमाणु संपन्न देश किसी भी हालत में किसी और देश को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना ही चाहते थे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों से बाहर भारत पहला देश था जिसने परमाणु परीक्षण किया था। इसीलिए इराक जैसे देश इस मामले में भारत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे थे। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज ही के दिन यानी 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसे अब हम पोखरण 1 या ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध के नाम से जानते हैं। मैंने पहले बुद्धा कहा था, बुद्ध सही नाम वही है। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं लर्न टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। इस ऐप पर आपको मिल जाएंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। लौटते हैं किस्से पर। साल 1972 7 सितंबर के रोज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग के दौरे पर थीं। इसी दिन इंदिरा ने परमाणु परीक्षण के लिए ग्रीन सिग्नल दिया था। ये सब बहुत ही खुफिया तरीके से होना था क्योंकि परमाणु परीक्षण को लेकर पश्चिम के देशों की नजर भारत सहित बाकी देशों पर लगी हुई थी। इसलिए किसी भी प्लान को लेकर के कोई आदेश लिखित में नहीं दिया गया। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी बाद में मुंहबोले स्रोतों या आत्मकथाओं से तैयार की गई थी। प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए 2 टीमें लगी हुई थी। पहली राजा रमन्ना के नेतृत्व में, जो बार के डायरेक्टर होते थे तब। दूसरी टीम थी DRDO की, जिसे DRDO के डायरेक्टर BD नाग चौधरी लीड कर रहे थे। कुल 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की टीम इस काम में जुटी थी और उनके अलावा सिर्फ 3 लोगों को इस ऑपरेशन के बारे में पता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके मुख्य सचिव DP धर और उनके पूर्व सचिव PN हक्सर। इन लोगों के अलावा सरकार में किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी, यहां तक कि रक्षा और गृह मंत्री को भी नहीं, ऐसा माना जाता है। राज चेंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में बताते हैं, डिवाइस में एक इम्प्लोसिव सिस्टम लगा हुआ था जिसमें 2 तरीके से एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल हुआ था। तेजी से धमाका करने के लिए RDX TNT मिक्सचर और स्लो एक्सप्लोजन के लिए बैरियम नाइट्रेट और TNT मिक्सचर। इम्प्लोजन मतलब जो धमाका अंदर होता है। चेंगप्पा आगे लिखते हैं कि स्लो एक्सप्लोसिव्स का आकार शिवलिंग का था और साथ ही इस डिवाइस में 12 लेंस लगाए गए थे। लेंस यानी एक प्रकार के एक्सप्लोसिव चार्ज, जिन्हें न्यूक्लियर डिवाइस में खास शेप में रखा जाता है, कुछ इस तरह कि जब इन लेंस में विस्फोट हो तो तरंगे अंदर की ओर ट्रैवल करें और जब वो एक खास मानक में न्यूक्लियर फिशन मटेरियल तक पहुंचे तो फिशन अपनी क्रिटिकल अवस्था में पहुंच जाए। मतलब फिशन मटेरियल जैसे कि प्लूटोनियम में इंटेंसिटी इतनी हो जाए कि एक चेन रिएक्शन की शुरुआत होने लगे। डिवाइस में बीच में प्लूटोनियम का एक गोला रखा हुआ था। उसके आसपास कुल 12 लेंसेस लगाए गए थे, 12 एक्सप्लोसिव्स, जो देखने में कमल के फूल के आकार के कहे जा सकते हैं। 1972 में जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सवाल उठा कि प्लूटोनियम कहां से आएगा। ट्रॉम्बे का फिनिक्स प्लूटोनियम प्लांट 1970 में लीकेज के चलते बंद करना पड़ा था, जिसके चलते प्लूटोनियम संवर्धन में दिक्कत आ रही थी। जितना संवर्धित प्लूटोनियम बचा था वो पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आ रहा था और इसी के चलते जनवरी 1973 में राज रमन्ना ने पूर्णिमा को शटडाउन करने के आदेश दे दिए
ताकि वहां से प्लूटोनियम लेकर परमाणु परीक्षण में लगाया जा सके। परमाणु परीक्षण के लिए बन रहे डिवाइस में करीब 6 किलो प्लूटोनियम का उपयोग होना था और पूर्णिमा में कुल 18 किलोग्राम प्लूटोनियम यूज हो रहा था। इसका मतलब था भारत तब 3 परमाणु बम बनाने की हैसियत रखता था, अगर इस एक्सपेरिमेंटल डिवाइस के हिसाब से माने तो। इन सब के अलावा उपकरण का एक और हिस्सा था जिसने प्रोग्राम में खासी दिक्कत पेश की, न्यूट्रॉन इनिशिएटर, यानी वो हिस्सा जो प्लूटोनियम कोर में न्यूट्रॉन कणों की वर्षा कर एक चेन रिएक्शन की शुरुआत करता। इस उपकरण को तैयार करने वाले वासुदेव के फ्रांस में कुछ वक्त गुजार चुके थे और उन्हें मालूम था कि इसी हिस्से को बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, इसीलिए वो 1965 से ही भारत में इस पर काम करने की वकालत कर रहे थे। न्यूट्रॉन इनिशिएटर बनाने वाली टीम के एक दूसरे मेंबर टीएस मूर्ति से जब 1972 में पूछा गया तो उन्होंने माना कि इसे बनाने में 18 महीने का वक्त लग जाएगा, लेकिन इतना वक्त भी नाकाफी ही साबित हुआ। इस हिस्से को बनाने के लिए भारी मात्रा में पोलोनियम की जरूरत थी और इतनी मात्रा में पोलोनियम को बनाने और उसे स्टेबल रखने की तकनीक बहुत मुश्किल थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान अमेरिका को भी यही मुश्किल सामने आई थी, इसीलिए न्यूट्रॉन इनिशिएटर डिवाइस का वो हिस्सा था जो सबसे आखिर में यानी 4 मई 1974 को तैयार हुआ, यानी कि परीक्षण से सिर्फ 2 हफ्ते पहले। इसे लेकर रमन्ना और पी के अयंगर एयर इंडिया के एक रेगुलर विमान से पोखरण पहुंचे थे, वो भी एक थर्मस बोतल में रख के। 1974 फरवरी में डिजाइन को आखिरी बार वेरीफाई किया गया। एक खास एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल, यानी ड्रैगन की पूंछ को छेड़ना। परीक्षण के लिए डिवाइस को एक शाफ्ट में उतारा जाना था, एक गहरे होल में। इसकी जिम्मेदारी दी गई 61 इंजीनियरिंग रेजिमेंट को, जो जोधपुर में स्टेशन थी उस वक्त। राज रमन्ना ने रेजिमेंट के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुब्रेवाल को कांटेक्ट किया। शुरुआत में उन्हें कोई खास सहयोग नहीं मिला, तब प्रधानमंत्री के आदेश पर काम शुरू हुआ। यूनिट को इस काम का कोई खास अनुभव तब तक के नहीं था कि वो किस नेचर का शाफ्ट चाह रहे हैं, इसलिए शुरुआत में काफी दिक्कत आई। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ऑपरेशन ड्राई एंटरप्राइज। विडंबना कहिए कि जनवरी 1974 में खुदाई के दौरान पानी निकलने लगा। पानी को निकालने और रोकने की कोशिश हुई, लेकिन पानी रुका नहीं। इसके बाद एक दूसरी जगह पर शाफ्ट खोदा गया। फरवरी 1974 में खुदाई का काम शुरू हुआ और टेस्ट के कुछ दिन पहले तक चलता रहा। क्योंकि 2 शाफ्ट थे, इसीलिए ऐसी रिपोर्ट भी चली जिनमें कहा गया कि भारत ने 2 टेस्ट किए, जिनमें से एक फेल हुआ। शाफ्ट खोदे जाने के बाद उपकरण को ट्रॉम्बे से पोखरण तक अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया। 900 किलोमीटर की यह यात्रा 3 दिन में आर्मी की देखरेख में पूरी की गई, तमाम सीक्रेसी के साथ। शाफ्ट से कुछ 40 मीटर दूर ही एक हट में डिवाइस को असेंबल किया गया। 13 मई को 5 लोगों की टीम ने इस काम को अंजाम दिया। असेंबली के दौरान प्लूटोनियम कोर को एक कॉपर की डिस्क पर माउंट किया गया ताकि कॉपर रेगिस्तान की गर्मी में हीट सिंक की तरह काम कर ले। इसके बावजूद पोखरण की गर्मी में कई सारे कंपोनेंट फैलने लगे और आपस में सही से फिट नहीं हुए, क्योंकि गर्मी से एक्सपांड होता है सब कुछ। इसके बाद अगली कोशिश सुबह सुबह की गई। डिवाइस में कुल 12 लेंस थे और एक का भार लगभग 100 किलो था। इन्हें उठाने में 4 लोग लगते थे। 6 लेंस को मिलाकर जब आधा हिस्सा तैयार हो गया तो उसे क्रेन की मदद से शाफ्ट में डाला गया। इस दौरान गलती से एक लेंस फिसलकर नीचे गिर गया। किस्मत अच्छी थी कि टीम के पास एक और स्पेयर लेंस था। जब पूरा डिवाइस असेंबल हुआ तो उसका डायमीटर 1.25 मीटर और भार 1400 किलो था। 15 मई की सुबह डिवाइस को शाफ्ट में डाला गया। एल आकार में बने शाफ्ट के निचले तले में बनी कैविटी में डिवाइस को डालकर उसे रेत और सीमेंट से सील कर दिया गया, क्योंकि हम हवा में एक्सप्लोजन नहीं चाहते थे। हम चाहते थे जमीन के नीचे हो। सीधा खोदा, फिर आड़ा खोदा, एल बनाया, वहां पे रख के उसे फिर ऊपर रेत और सीमेंट से सील किया। टेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए परीक्षण स्थल के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वेशन बंकर को बनाया गया। टेस्ट का समय था 18 मई की सुबह 8 बजे, लेकिन ऐन मौके पर टीम के एक साथी वीएस सेठ ही टेस्ट साइट पर फंस गए। उनकी जीप खराब हो गई थी, जिसके चलते टेस्ट में 5 मिनट की देरी हो गई। अपनी आत्मकथा ईयर्स ऑफ पिलग्रिमेज में राजा रमन्ना उस वक्त के बारे में बताते हैं। पूरी टीम बंकर में बैठी थी जब सवाल उठा कि डेटोनेटर का बटन दबाएगा कौन। अंत में रमन्ना ने खुद निर्णय देते हुए कहा कि जिसे डेटोनेटर बनाया है, यानी जिसे डेजिग्नेट किया गया है डेटोनेट करने के लिए, वही इस काम को अंजाम देगा। और इसके बाद प्रणब दस्तीदार ने बटन दबाया और परमाणु परीक्षण हुआ। इस परीक्षण को आगे जाकर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध के नाम से जाना गया, क्योंकि जिस दिन यह परीक्षण हुआ उस दिन बुद्ध जयंती थी। हालांकि इस परमाणु परीक्षण का पूरी दुनिया में विरोध हुआ, खासकर परमाणु संपन्न देश जैसे कि यूएस, फ्रांस ने जमकर विरोध किया और सैंक्शंस भी थोप दिए हम पर। लेकिन तब इंदिरा गांधी ने भारत सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यह शांति के प्रयास के तहत किया गया परीक्षण है।
जरूरी था, इसलिए हमें करना पड़ा, हमें खुशी नहीं है बम बनाने की। 1997 में राजा रमन्ना ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कबूल किया कि यह परमाणु बम का परीक्षण था। उन्होंने कहा, चाहे तुम किसी आदमी को गोली मारो या जमीन को, बंदूक फिर भी बंदूक है। मैं बस इतना साफ कर देना चाहता हूं कि 1974 में किया गया परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए कतई नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए डी लल्लन टॉप।